मेरे क्रूर हस्बैंड। रिलैक्स, मैं हूँ। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं, कोई गैर मर्द तुम्हें छू रहा हो। इतना अनकंफर्टेबल करता है मेरा टच तुम्हें। मोक्ष की बातों में शक और तंज जैस्मिन अच्छे से समझ रही थी। नहीं, वो आप एकदम से आ गए तो मैं डर गई। अच्छा, अब तो नहीं लग रहा ना? और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत भी अब ठीक हो गई होगी। तो मोक्ष ने अपनी बात अधूरा ही छोड़ दिया और जैस्मिन को उसकी बात सुन के 2 दिन पहले हुई सारी बातें याद आने लगी। मोक्ष का उसका दुपट्टा हटाना, उसे बाइट करना और उसकी वो किस, ये सब याद करके जैस्मिन की आंखें नम हो गई। उसने मन में कहा, नहीं, वो सब फिर से नहीं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा वो सब। ऐसा सोचते हुए जैस्मिन ने मोक्ष को जोर से धक्का दिया और भागते हुए विवेक के रूम में चली गई। अब आगे मोक्ष, जो जैस्मिन के धक्के देने से 2 कदम पीछे हो गया था, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि जैस्मिन उसे इस तरह से धक्का दे के क्यों भागी है और इतनी रात को कहाँ गई। मोक्ष के मन में इस वक्त कई सवाल चल रहे थे जिसका जवाब अब जैस्मिन ही उसे दे सकती थी। मोक्ष को इस वक्त जैस्मिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तेज कदमों से अपने रूम के बाहर निकला और इधर उधर जैस्मिन को देखने लगा। उधर जैस्मिन विवेक के रूम के बाहर खड़ी थी। तभी विवेक ने गेट ओपन किया तो सामने जैस्मिन को देखकर शॉक्ड रह गया। उसने घबराते हुए कहा, जैस्मिन, तुम इस वक्त, सब ठीक तो है? विवेक की बात सुनकर जैस्मिन की आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक भी जैस्मिन को अंदर ले गया और बेड पर बिठा दिया, पानी पिलाया और उसके पास बैठते हुए कहा, अब बताओ क्या हुआ? विवेक की बात सुन के जैस्मिन ने एक नज़र उसे देखा और उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं विवेक, वो फिर से मेरे करीब आ रहा है। विवेक, फिर से वो मुझे छूना चाहता है। मैं क्या करूं? इतनी मजबूर हूं कि उसे रोक भी नहीं सकती। पर मैं अब और ये सब नहीं सह पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो मेरे पास आता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। जैस्मिन ने सिसकते हुए सारी बातें विवेक को कह दी थी। विवेक भी जैस्मिन की बातें सुनते हुए उसके सिर को सहला रहा था। चुप हो जाओ जैस्मिन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कंडीशन। पर मोक्ष को अभी कुछ याद नहीं है, उसे सच नहीं पता। वह इस रिश्ते को नॉर्मल रिश्ते की तरह ही मानता है। मैं जानती हूँ विवेक, पर अब मैं थक गई हूँ झूठ बोल बोल कर। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छुए। मुझे नहीं अच्छा लगता उनका छूना। जैस्मिन के ये कहते ही एक आवाज़ विवेक और जैस्मिन के कानों में पड़ी। तो किसका छूना अच्छा लगता है? इस आवाज़ के सुनते ही जैस्मिन और विवेक एकदम से अलग हुए और गेट की तरफ देखने लगे। गेट पर मोक्ष खड़ा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अब तक की सारी बातें सुन ली है। वो धीमे कदमों से अंदर आया और अपनी आंखों में एक दर्द और गुस्सा लिए उन दोनों को देखने लगा। जैस्मिन और विवेक तो मोक्ष को ऐसे देखकर हैरान ही हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। तभी जैस्मिन ने कुछ कहना चाहा। मोक्ष, वो इतना ही कह पाई थी कि मोक्ष की गुस्से भरी आवाज़ आई, बस अब और झूठ नहीं। इतना बड़ा धोखा, इतने झूठ, वो भी सिर्फ मेरे साथ सोने की वजह से। क्यों किया ऐसा? क्या गलती है मेरी? यही कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमसे प्यार के कुछ पल मांग रहा था। ऐसा कह के मोक्ष ने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हूँ मैं और कहाँ है मेरे अपने जो बिना किसी धोखे के मुझे अपनाएंगे? मोक्ष की बातों में दर्द साफ साफ झलक रहा था और जैस्मिन तो सुन खड़ी बस उसकी बातें सुन रही थी। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
तभी विवेक आगे आया और कहा, मोक्ष, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, शट अप, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी वाइफ के साथ अफेयर चला रहे हो और अब मुझे ही सफाई दे रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। अब पता चला कि कौन सा डाटा एंटर करते थे तुम दोनों। वैसे इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी मेरी वाइफ मेरे पास तो आना ही नहीं चाहती। मेरा छूना उसे अच्छा नहीं लगता। लगेगा भी कैसे? तुम्हारा छूना और प्यार करना उसे ज़्यादा पसंद है ना? उसकी सारी ज़रूरतें तो तुम पूरी करते ही हो और वो तुम्हारी। मोक्ष की ऐसी बातें सुन के विवेक की आंखें नम हो गई। उसने रूंधे गले के साथ चीखते हुए कहा, मोक्ष। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने कहा, चिल्लाओ मत। मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया कि जिसको मेरा प्यार जबरदस्ती लगता है मैं उसी से प्यार मांग रहा हूँ। ऐसा कह के मोक्ष तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। मोक्ष के जाते ही जैस्मिन बेसुध होकर जमीन पर बैठ गई और अपनी आंखों में खालीपन लिए खुद से बोली, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। तभी विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जैस्मिन, ये वक्त रोने का नहीं है और खुद को दोष देना बंद करो। अभी मोक्ष को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है, उसके पास जाओ। पर विवेक को अब मेरी किसी भी बात को यकीन नहीं करेगा। अब मेरा सच भी उसे झूठ ही लगेगा। जैस्मिन, तुम चलो। मोक्ष कहीं पैनिक ना कर रहा हो, उसके लिए अभी टेंशन लेना ठीक नहीं है। विवेक की बात सुन के जैस्मिन एकदम से उठी और अपने रूम में जाने लगी। विवेक भी उसके पीछे चला गया। उधर मोक्ष काउच पर अपना सिर पकड़ के बैठा था। उसके सिर में दर्द हो रहा था। तभी जैस्मिन और विवेक रूम के अंदर आए। जैस्मिन मोक्ष के पास जाने लगी तो किसी की आहट पाकर मोक्ष ने अपने सामने देखा तो जैस्मिन उसके पास ही आ रही थी। वह एकदम से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे पास मत आना। इतना कह के मोक्ष ने अपना सिर जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। विवेक को कुछ अजीब लगा तो वह जल्दी से उसके पास गया। तब तक मोक्ष विवेक के ऊपर गिर गया। विवेक ने मोक्ष को सहारा दिया। मोक्ष अब तक बेहोश हो गया था। जैस्मिन, जल्दी चलो, मोक्ष को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर विवेक ने मोक्ष को सहारा दिया और नीचे ले जाने लगा। अमित भाई, अभिषेक भैया, मोम, जल्दी आइए, मोक्ष को पैनिक अटैक आया है। विवेक की बात सुनकर पूरा परिवार बाहर आ गया। अमित ने भी आके मोक्ष को पकड़ा और जैस्मिन से कहा, जैस्मिन, साहिल रूम में है। अमित की बात सुन के जैस्मिन साहिल को लेने चली गई। अब तक मोक्ष और बाकी सब भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। कुछ ही देर में विवेक, जैस्मिन, साहिल, ममता जी, अभिषेक, अमित सब हॉस्पिटल में थे। साहिल जैस्मिन की गोद में सो रहा था और जैस्मिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक भी अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाए बैठा था। अभिषेक, अमित, ममता जी सब काफ़ी परेशान थे। हॉस्पिटल में बहुत शांति थी। ये हॉस्पिटल मोक्ष का ही था और मोक्ष इस वक्त प्राइवेट वार्ड में ही था जो सिर्फ उनकी और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया था। सब अपनी अपनी सोच में ही थे कि धीरे धीरे साहिल की आंखें खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो खुद को जैस्मिन की गोद में पाया। वो धीरे से उठा और जैस्मिन की गोद में बैठ गया। साहिल को उठा देखकर जैस्मिन ने भी अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। साहिल ने जब देखा कि जैस्मिन रो रही है तो बड़े ही मासूमियत के साथ पूछा, मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? विवेक ने जब साहिल की आवाज़ सुनी तो एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, साहिल बेटा, डैडी की तबीयत खराब हो गई है ना, इसीलिए मम्मा रो रही है। साहिल ने जब विवेक की बात सुनी तो
अपने छोटे छोटे हाथों से जैस्मिन के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मम्मा, डैडी ठीक हो जाएंगे, आप लो नहीं। जैस्मिन ने जब साहिल की बात सुनी तो सिसकते हुए उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पलकें झपका के उसे शांत रहने के लिए समझाया। 1 घंटा बीत चुका था पर अभी तक मोक्ष का चेकअप चल रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए और अभिषेक की तरफ बढ़ने लगे। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए थे। अभिषेक और अमित डॉक्टर को देखने लगे, जैसे उनके कुछ कहने का इंतजार कर रहे हो। उनकी नज़रों को समझकर डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, वो सब ठीक हैं। उनको माइनर प्लेग अटैक आया था। क्या बॉस ने कोई स्ट्रेस लिया था? क्योंकि अचानक तो ऐसे अटैक नहीं आ सकता। डॉक्टर की बात सुन के जैस्मिन और विवेक एक दूसरे को देखने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा, वैसे टेंस होने की कोई बात नहीं है, बॉस ठीक हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि वो अब फिर से कोई स्ट्रेस ना ले। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। अब आप सब उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे मोक्ष के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। यूं बैठे बैठे रात के 2 बज चुके थे। तभी एक नर्स आई और अभिषेक से बोली, मिस्टर सिंघानिया, बॉस को होश आ गया है। आप सब एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। नर्स की बात पर सब खुश होते हुए अपनी अपनी जगह से उठ गए। सबसे पहले ममता जी मोक्ष के रूम की तरफ बढ़ गई। ममता जी जैसे ही रूम में गई, उन्होंने देखा कि मोक्ष सीलिंग को खुलता हुआ लेटा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में है। ममता जी मोक्ष के पास बैठते हुए बोली, बेटा कैसे हो अब? ममता जी की आवाज़ सुन के मोक्ष ने एकदम से उनको देखा और कहा, मोम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक बार विवेक को बुला दीजिए। मोक्ष की बात सुन के ममता जी को पहले तो अजीब लगा कि मोक्ष जैस्मिन के बदले विवेक से मिलना चाह रहा है। ममता जी को ऐसे देखकर मोक्ष समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उनकी कंडीशन को समझते हुए मोक्ष ने कहा, यस मोम, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मोक्ष की बात सुन के ममता जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो एकदम से बाहर गई और चिल्लाते हुए बोली, अभिषेक, अमित, विवेक, जैस्मिन, मोक्ष को सब याद आ गया है। वो अब हम सबको पहचान रहा है। विवेक, तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हें बुला रहा था। ममता जी बच्चों की तरह कहे जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब से मोक्ष की याददाश्त गई थी, वही जानती थी कि उन्होंने खुद को कैसे संभाला था, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाई। उधर विवेक और मोक्ष एक दूसरे के गले लगे हुए थे। मोक्ष इस वक्त बहुत गिल्टी फील कर रहा था। विवेक भी समझ सकता था कि मोक्ष को इस वक्त अपने कहे पर पछतावा हो रहा है, लेकिन वो इस बात को अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका ईगो उसे यह करने नहीं देगा। विवेक ने एकदम से अलग होते हुए कहा, मोक्ष, मैं ठीक हूँ और तुम्हें समझ भी सकता हूँ, पर जैस्मिन ठीक नहीं है। तुम्हारी बातों से उसे बहुत हर्ट हुआ होगा, इसीलिए हो सके तो उसे माफ़ी मांग लेना। उधर जैस्मिन भी ममता जी की बात सुनकर काफ़ी खुश थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब मोक्ष से नज़रें कैसे मिलाएगी। कुछ देर में डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। उधर सीमा का विला, मोम, मैंने पता किया है, सब हॉस्पिटल गए हैं और उस मोक्ष को सब कुछ याद आ चुका है। सीमा ने दांत पीसते हुए कहा, सीमा, तुम ना किसी काम की नहीं हो। तुमने तो कहा था कि तुमने उस रोड में स्ट्रॉन्ग पॉइजन लगाया है, मोक्ष को जिंदगी भर कुछ याद नहीं आएगा। कविता ने गुस्सा करते हुए कहा, मोम, उस पॉइजन का असर 2 घंटे बाद होता है, लेकिन उस जैस्मिन ने फिर से गड़बड़ कर दी। क्या सोचा था कि 2 घंटे तो उसे हॉस्पिटल पहुंचने में ही लग जाएंगे, पर। सीमा ने गुस्से का घूंट भरते हुए कहा,
पता नहीं कहाँ से लाया है उसे। अकल के दांत निकली नहीं, लेकिन हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देती है। वो मर जाए तो अच्छा है। कविता की बात पर सीमा ने एक साथिर मुस्कान लिए कहा, कोई बात नहीं मोम, मरी नहीं तो अब मर जाएगी। अब टाइम आ गया है उसे उसके शिवजी के पास भेजने का, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगी तब तक मोक्ष नहीं मरेगा। तो क्यों ना दोनों को एक साथ ही ऊपर पहुंचा दिया जाए। सीमा की बात पर कविता जी भी साथिर मुस्कान करने लगी और कुछ ही देर में दोनों सिंघानिया मैंसन के लिए निकल गए। उधर सब सिंघानिया मैंसन पहुंच चुके थे, लेकिन जैस्मिन ने अभी तक मोक्ष से नजर नहीं मिलाई थी। वो कार में भी ममता जी के साथ थी। जैस्मिन जब अपने रूम में आई तो उसने मोक्ष को सोता हुआ दिखाई दिया। मेडिसिन की असर की वजह से उसे नींद आ गई थी। जैस्मिन ने भी अपने कपड़े चेंज किए और ब्लैंकेट लेके सोफे पर सो गई। अगली सुबह जब मोक्ष की आंख खुली तो उसने देखा जैस्मिन सोफे पर सिकुड़ के सो रही है। मोक्ष कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे बीते दिनों का सब कुछ याद आ रहा था। उसके और जैस्मिन के टेरेस पर बिताए पल, जैस्मिन का उसको स्पंज बात देना, उसका जैस्मिन को बार बार अपनी बाहों में जकड़ना, उसकी खूबसूरती की तारीफ करना, उनका वो मॉर्निंग रोमांस और उनकी वो रात, जिस रात अगर जैस्मिन ने झूठ ना बोला होता तो शायद मोक्ष अपनी सारी हदें पार कर लेता। मोक्ष ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फर्स्ट किस इस तरह होगी। मोक्ष जैस्मिन को देखते हुए यही सब सोच रहा था कि जैस्मिन ने एक करवट ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। मोक्ष ने जब देखा कि जैस्मिन उठ गई है तो उसने झट से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो खुद भी अभी जैस्मिन से नजर नहीं मिलाना चाहता था। कुछ देर में सब हॉल में बैठे थे। सब आज काफ़ी खुश थे, क्योंकि इस तरह से मोक्ष आज वापस आया था। क्योंकि बीते दिनों तो वो उनके पास होकर भी उनके पास नहीं था। जैस्मिन, मोक्ष उठ गया? ममता जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, वो अभी सो रहे हैं। जाओ बेटा, उसे उठा दो, ब्रेकफास्ट रेडी है। ममता जी की बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगी। उधर मोक्ष ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल पोंछ रहा था। उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था और एक हाथ से अपने बाल पोंछ रहा था। जैस्मिन जब रूम में गई तो उसने सामने ही मोक्ष नजर आया। मोक्ष ने भी उस वक्त जैस्मिन को देखा। कुछ पल एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ने सकपका कर अपनी नजरें फेर ली। आपको मम्मी जी बुला रही है, जैस्मिन ने हकलाते हुए कहा और भागते हुए नीचे चली गई। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मोक्ष और विवेक साथ में बैठे थे। विवेक उसे अब तक की सारी अपडेट दे रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। मोक्ष और विवेक स्टडी रूम में ही काम कर रहे थे। मोक्ष तो इतना काम में लग गया था कि उसे लंच करने का भी होश नहीं रहा। शाम के वक्त ममता जी, कविता जी, सीमा, लता, जैस्मिन हॉल में बैठे चाय पी रहे थे और साहिल भी अपना मिल्क शेक पी रहा था। तभी साहिल ने कहा, मम्मा, साहिल के पेंट बुक कहाँ है? साहिल की बात सुनकर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आप रुको, मम्मा आपकी पेंट बुक लेके आती है। ऐसा कह के जैस्मिन अमित के रूम में चली गई। उधर साहिल मिल्क शेक पी कम रहा था और उससे खेल ज़्यादा रहा था, और उसी वजह से थोड़ा सा मिल्क शेक सीमा के ऊपर भी गिर गया। तो उसने चीखते हुए कहा, साहिल, ये क्या किया? जाओ उधर जाके खेलो। सीमा के गुस्से भरी आवाज़ सुन के साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, जा रहा हूँ अपनी मम्मी पास। वो सोफे से उठने लगा, लेकिन उसके हाथ से उसकी बोतल छूट गई और थोड़ा सा मिल्क शेक सीमा पर गिर गया। सीमा जो पहले से अपना प्लान फ्लॉप होने से गुस्से में थी, उसे अब साहिल पर बहुत गुस्सा आ गया। वो एकदम से उठी और, तुम नहीं मानोगे,
ऐसा कहते हुए सीमा ने एक थप्पड़ साहिल को मार दिया और साहिल अपने गाल पर हाथ रखे रोने लगा। तभी सीमा ने एक नज़र जास्मिन को देखा, जो अपने हाथ में पेंट बुक लिए साहिल के पीछे खड़ी थी और अपनी आंखों में आंसू लिए साहिल को देख रही थी। जास्मिन ने अपनी आंसू भरी आंखों से सीमा को देखा और खींचकर एक थप्पड़ सीमा को जड़ दिया, जिससे सीमा का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब कभी मेरे बेटे को छूने की हिम्मत मत करना, जास्मिन ने रूंधे गले से कहा और साहिल को अपने सीने से लगा लिया। सीमा ने गुस्से भरी नज़रों से जास्मिन को देखा। ब्लडी विच, तूने मुझ पर हाथ उठाया? ऐसा कहकर सीमा ने अपना हाथ जास्मिन को मारने के लिए उठाया, जिससे जास्मिन ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली तो सामने मोक्ष ने सीमा का हाथ हवा में ही पकड़ रखा था। मोक्ष ने एक नज़र जास्मिन को देखा और अपने सीरियस टोन में कहा, सपने में भी मत सोचना, स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली अदरवाइज। मोक्ष ने इतना कहकर सीमा का हाथ झटक दिया और जास्मिन को अपनी बाहों में समेटकर अपने रूम में ले जाने लगा। हॉल में खड़े विवेक, ममता जी, कविता जी, लता और एंट्रेंस गेट पर खड़े अमित और अभिषेक, सबके बीच कुछ देर शांति बनी रही। तभी ममता जी ने एक घिन भरी नज़रों से सीमा को देखते हुए कहा, इसी वजह से तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो। ऐसा कहकर ममता जी अपने रूम में चली गई। अभिषेक ने एक नज़र सीमा को देखा और अपने रूम में जाने लगा। उसके पीछे लता भी चली गई। अमित ने एक नज़र अपनी माँ को देखा और भागते हुए जास्मिन के रूम में चला गया। विवेक भी उसके पीछे जाने लगा। अब हॉल में बस सीमा और कविता जी बचे थे। उधर मोक्ष के रूम में साहिल जास्मिन की गोद में बैठा मोक्ष के रूबिक क्यूब से खेल रहा था और जास्मिन उसके गालों पर ऑइंटमेंट लगा रही थी, जो लाल पड़ चुका था। जास्मिन की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो थप्पड़ लगा तो साहिल को था, पर दर्द जास्मिन को भी हो रहा था। मोक्ष सोफे पर बैठे जास्मिन को ही देख रहा था। उसने साहिल का ध्यान भटकाने के लिए उसे रूबिक क्यूब दिया था और साहिल उसी में उलझ भी गया था। तभी अमित उसके रूम में आया। अमित को देखकर साहिल ने कहा, पापा देखो, डैडी ने साहिल को क्या दिया। साहिल की बात पर अमित बस मुस्कुरा दिया। उसने एक नज़र जास्मिन को देखा, जो साहिल को अपने सीने से लगाई थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। अमित ने एक नज़र मोक्ष को देखकर कुछ इशारा किया। मोक्ष भी उसका इशारा समझ गया और उठकर जास्मिन के पास आ गया। तभी अमित ने कहा, साहिल चलो बेटा, हम दोनों मिलकर ये रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं, और जास्मिन की गोद से साहिल को लेकर बाहर चला गया। जास्मिन अभी भी नीचे फेस किए रो रही थी। मोक्ष ने कुछ पल जास्मिन को देखा और उसके पास बैठ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जास्मिन को चुप कैसे कराए। उसने धीरे से कहा, जास्मिन। मोक्ष की आवाज़ सुनकर जास्मिन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वापस से नजरें नीचे किए रोने लगी। तभी मोक्ष ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे जास्मिन सिसक सिसक कर रोने लगी। आई एम सॉरी मोक्ष, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब सीमा दी पर हाथ उठा दिया, पर जब उन्होंने साहिल को मारा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। आपको पता है कितना दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को, मेरा साहिल। उसके बदले मुझे लग जाता थप्पड़। पता नहीं कैसे सहन किया होगा मेरे बच्चे ने। साहिल के लिए जास्मिन का बेशुमार प्यार। क्या मोक्ष और जास्मिन के रिश्ते में दूरी और बढ़ने वाली है? इन दोनों के रिश्ते में अब कौन सा मोड़ आने वाला है, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।